Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चा आज हम लोग करेंगे हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। क्या नाम है बच्चे हमारे चैप्टर का? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चे ये है इस चैप्टर का थर्ड पार्ट। इस चैप्टर की 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस करा कि इंडिपेंडेंस से पहले यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पर रूल कर रही थी तब इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। हमें पता है भाई इंडिया की इकोनॉमी एकदम बर्बाद हो गई थी। इंडिया की इकोनॉमी बैकवर्ड थी। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो पॉवर्टी के अंदर जी रही थी, अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पा रही थी। एग्रीकल्चर पूरा का पूरा रेनफॉल पर डिपेंडेंट था। ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा एकदम बर्बाद हो रहा था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने हमारे पार्ट 1 में डिस्कस करी। देन पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कस करा कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरह से बहुत ही सिस्टमैटिकली बहुत ही प्लान्ड वे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद करा, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बर्बाद करा, किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे फॉरेन ट्रेड को एक्सप्लॉइट करा। ये सारी चीजें बच्चा हम लोगों ने हमारी सेकंड वीडियो में डिस्कस करी। तो इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहां से तैयार कर लो। आज हम लोग हमारे आगे के टॉपिक्स डिस्कस करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बच्चा हम लोग देखेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर लिटरेसी रेट क्या थी, एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन क्या थी, कि भाई एक एवरेज पर्सन कितनी एज जीता था, बर्थ रेट क्या थी, डेथ रेट क्या थी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के बारे में, कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम कर रही थी, कितनी परसेंट पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रही थी, कितनी परसेंट पॉपुलेशन टर्शरी सेक्टर में काम कर रही थी। एंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम लोग देखेंगे कि भाई ब्रिटिश रूल का हमारी कंट्री पर कोई अच्छा इंपैक्ट भी पड़ा। हम सबको पता है रेलवेज जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन है, रेलवेज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी। तो इसी तरह से भाई ब्रिटिश रूल का हमारी कंट्री पर कोई अच्छा इंपैक्ट भी पड़ा था क्या? वॉज देयर एनी गुड इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? इसी के साथ में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सेकेंड थिंग बच्चा, आज मैं वीडियो के अंदर अपना फेस शो नहीं कर पाऊंगी, तो आपको अगर थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो सकती है। रीजन ये है बच्चे मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और यही रीजन है कि पिछले 4-5 दिन से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट फेस में आज नहीं शो कर पाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो बच्चा देखो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारे पास में, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल showed all features of a backward and stagnant economy। बच्चे अभी हम लोग जितने भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो सारे टॉपिक्स यही शो करेंगे कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, एकदम बैकवर्ड इकोनॉमी थी और एकदम स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। बच्चा स्टेगनेंट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, ग्रोथ देखने को ही नहीं मिल रही, और अगर ग्रोथ है भी तो वो ना के बराबर है। तो ये जितने भी पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स यही शो करेंगे कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, एकदम बैकवर्ड इकोनॉमी थी, पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी और बिल्कुल भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चे हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बच्चे ब्रिटिश रूल के टाइम पर बर्थ रेट और डेथ रेट्स दोनों ही बहुत ज्यादा थी। देखो बर्थ रेट्स ज्यादा इसलिए थी कि लोग फैमिली प्लानिंग के लिए ज्यादा अवेयर नहीं थे, इतने ज्यादा जागरूक नहीं थे, और डेथ रेट इसलिए ज्यादा थी कि बहुत सारी ऐसी डिजीज थी जिनका उस टाइम पर कोई ट्रीटमेंट नहीं था। फॉर एग्जांपल कैंसर, आज कैंसर का ट्रीटमेंट है, बहुत हद तक पॉसिबल है, बट पहले कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था। हेल्थ केयर सेंटर्स इतने ज्यादा नहीं थे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी। ट्यूबरक्यूलोसिस, आज टीबी का इलाज है, पहले के टाइम पर टीबी का इलाज नहीं होता था। तो डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि बहुत सारी डेडली डिजीज थी जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो बर्थ रेट थी बच्चा उस टाइम पर 48 पर 1000 एंड डेथ रेट थी 40 पर 1000, दोनों ही बहुत ही ज्यादा थी। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट कॉज अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री, और इतनी ज्यादा बर्थ रेट और डेथ रेट्स जब होती है तो बच्चा ऑब्वियस सी बात है कंट्री के अंदर पॉवर्टी यानी कि गरीबी तो होगी ही। तो ये पॉइंट बता रहा है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कितनी बैकवर्ड और कितनी स्टेगनेंट थी। सेकेंड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अच्छा बच्चे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? कोई बच्चे के जन्म से लेकर जब तक वो 1 साल का नहीं हो जाता, 1 ईयर तक,
अगर उसकी डेथ हो जाती है उसे बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी। डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, अगर बच्चे के बर्थ से जब तक वो 1 ईयर का हुआ है तब तक अगर उस बच्चे की डेथ हो जाती है तो उस बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट। तो इन्फेंट की डेथ के लिए बोला गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो बच्चा इन्फेंट मोर्टेलिटी जो थी, डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइफ बर्थ इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज्यादा थी, बहुत बच्चों की डेथ होती थी जब तक वो 1 ईयर तक के होते थे तब तक। इट वॉज अबाउट 218 पर 1000। समझ रहे हो कितनी ज्यादा थी। अगर 1000 बच्चों का जन्म हुआ है तो उसमें से 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी जब तक वो 1 ईयर के होते थे तब तक। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिसका लोगों को पता ही नहीं था, अवेयरनेस ही नहीं थी। जबकि आज प्रेजेंट में ये रेट सिर्फ कितनी है, 30 पर 1000। अगर 1000 बच्चों का बर्थ हो रहा है तो उसमें से 30 बच्चों की क्या होगी, डेथ होगी। तो बर्थ रेट भी ज्यादा थी, डेथ रेट भी ज्यादा थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा थी। डेटा याद रखना है, क्या थी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 218 पर 1000। हर 1000 बच्चों के अंदर से 218 बच्चों की डेथ हो रही थी बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। थर्ड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है बच्चे ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितने साल जिएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन वॉज वेरी लो। बच्चे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक एवरेज लाइफ किसी पर्सन की बहुत ही ज्यादा कम थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत ही सारी ऐसी डिजीज थी जिनका उस टाइम पर इलाज पॉसिबल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल कैंसर, टीबी ले सकते हो आप, बहुत सारे चिकन पॉक्स जैसी चीजों का भी इलाज नहीं था। इट वॉज 44 ईयर्स ओनली। एक एवरेज पर्सन, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो पर्सन कितना जीता था, 44 ईयर्स। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफ्लेक्ट्स, बच्चे जो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये बता रही है कि उस टाइम पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज की क्या थी, कमी थी, तभी एक एवरेज पर्सन कम जी पाता था। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोग अपनी हेल्थ को लेकर अपने आप को डिजीज से बचाना, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान में रखना, इन सब चीजों को लेकर अवेयर नहीं थे। देयर वॉज अ लैक ऑफ अवेयरनेस। करंटली इट इज 69.4 ईयर्स। और आज अगर करंट में देखा जाए बच्चे तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है दैट इज 69.4 ईयर्स की। ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितना जीता है, 69.4 ईयर्स। लास्ट है लिटरेसी रेट। बच्चे लिटरेसी मतलब कि एक पर्सन की रीड करने की, राइट करने की एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज नोन एज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट बहुत ही कम थी, इट वाज ओनली 16%। बच्चे 16% पॉपुलेशन ही ऐसी थी जो लिख सकते थे, पढ़ सकते थे। ये ही शो करता है कि भाई हमारी इंडियन इकोनॉमी कितनी सोशली बैकवर्ड है, कितनी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। अरे भाई अगर लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो डेफिनेटली कंट्री की ग्रोथ ही नहीं होगी, कंट्री का जीडीपी भी नहीं बढ़ेगा। फीमेल लिटरेसी रेट वाज ओनली 77%। बच्चे एक तो ओवरऑल लिटरेसी रेट कितनी थी, 16%, जो खुद ही इतनी कम है। और उसमें भी अगर सिर्फ फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स की लिटरेसी रेट थी सिर्फ 7%, जो कि क्या शो कर रही है, जेंडर बायस की। भाई जेंडर यानी कि बॉय गर्ल के अंदर एक भेदभाव था, बायस्डनेस थी कि ठीक है भाई बॉयज को तो पढ़ाया, गर्ल्स को इतना पढ़ाया नहीं। गर्ल्स की लिटरेसी रेट सिर्फ 7%। तो ये जितने भी फीचर्स हैं कि डेथ रेट ज्यादा थी, बर्थ रेट ज्यादा थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, लिटरेसी रेट कम थी, ये सारे ही पॉइंट्स ये शो करते हैं कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट। बैकवर्ड इकोनॉमी थी, पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी। स्टेगनेंट थी यानी कि ग्रोथ का कोई साइन ही देखने को नहीं मिल रहा था। ग्रोथ कैसी थी, एकदम ना के बराबर। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे इसके अंदर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ध्यान से समझना बच्चे, यहां से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, सीधी सीधी लाइन आती है कि ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, साथ में लिखा हुआ आएगा वाई, आपको रीजन देना है। बच्चे बोला जाता है कि जो ईयर 1921 था उस ईयर को बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ऐसा क्यों, तो पहले समझ लो, देन बुकिश लैंग्वेज को देखेंगे। बच्चे देखो ईयर 1921 से पहले
पॉपुलेशन कभी इंक्रीज होती थी, कभी डिक्रीज होती थी। आपको पता है कि भाई पॉपुलेशन की काउंटिंग हर 10 साल के अंदर होती है, जैसे हम लोग सेंसस बोलते हैं, हर 10 साल के अंदर जनगणना होती है, पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंसस। तो भाई किसी सेंसस के अंदर तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, फिर नेक्स्ट सेंसस यानी कि 10 ईयर्स बाद में पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, देन नेक्स्ट सेंसस के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। तो जो पॉपुलेशन थी वो 1921 से पहले फ्लक्चुएटिंग थी, कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। बट 1921 के बाद में आज तक का रिकॉर्ड है, पॉपुलेशन कभी डिक्रीज नहीं हुई, पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही होती जा रही है। क्या समझे कि भाई 1921 से तो पहले पॉपुलेशन कभी इंक्रीज होती थी, कभी डिक्रीज होती थी, कभी इंक्रीज होती थी, कभी डिक्रीज होती थी, बट ईयर 1921 के बाद से आज तक हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं हुई, इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। दैट इज द रीजन ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब समझना, बिफोर 1921 से पहले पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया वॉज नेवर कंसिस्टेंट। जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं थी, मतलब फ्लक्चुएटिंग थी, इट केप्ट फ्लक्चुएटिंग, इंक्रीजिंग इन वन सेंसस, एक सेंसस में पॉपुलेशन इंक्रीज होती थी तो दूसरे सेंसस में पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती थी, फॉर एग्जाम्पल। बट आफ्टर 1921 के बाद से पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नेवर डिक्रीज्ड, इंडिया की पॉपुलेशन कभी भी डिक्रीज नहीं हुई, इट इज कंसिस्टेंटली राइजिंग, वो कंटिन्यू इंक्रीज ही होती जा रही है। अब जरा डेटा देखना, देखो डेटा को देख के समझ में आएगा। हम लोग 1921 की बात कर रहे हैं, तो सेंसस 1901 की हम बात करते हैं, showed a decline of 0.04 करोड़ in total population। बच्चे सेंसस 1901 ने बताया कि पॉपुलेशन कितने करोड़ से कम हुई, 0.04 करोड़ से क्या हुई, डिक्रीज हुई। देन नेक्स्ट सेंसस 10 साल बाद में सेंसस 1911 showed a rise of 1.38 करोड़ in total population। नेक्स्ट सेंसस के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई बच्चे, और कितनी इंक्रीज हुई, कितने से इंक्रीज हुई, 1.38 करोड़ से पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। अगेन सेंसस 1921, अगेन 10 साल बाद में नेक्स्ट सेंसस शो करता है, showed a decline of 0.07 करोड़ in total population। अगेन भाई 1921 के अंदर पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, और कितने से डिक्रीज हुई, 0.07 करोड़ से। तो बच्चा देखो 1901 के अंदर पॉपुलेशन क्या हुई भाई, डिक्रीज हुई 0.04 करोड़ से। 10 साल बाद में 1911 के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, कितने से इंक्रीज हुई, 1.38 करोड़ से। अगेन 10 साल बाद में 1921 के अंदर पॉपुलेशन डिक्रीज हुई, कितने से, 0.07 करोड़ से। बट आफ्टर 1921, बट इस 1921 के बाद से टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नेवर डिक्लाइंस, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन आज तक डिक्रीज नहीं हुई है, इट शोड अ कंसिस्टेंट राइज ओनली। इंडिया की पॉपुलेशन कंटिन्यू इंक्रीज ही होती जा रही है, इसमें कंसिस्टेंट राइज हमें देखने को मिल रहा है। राइजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स अ बर्डन ऑन मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। और बच्चे अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी तो उस पॉपुलेशन को मेंटेन करने पर भाई पॉपुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, डिफेंस की फैसिलिटीज रखनी पड़ेंगी, कंट्री को एक्सटर्नल फोर्सेस से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, किसी तरह के टेररिस्ट अटैक से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट पर कंट्री का खर्चा आता है। व्हेन द मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट इज हाई, और भाई अगर पॉपुलेशन के मेंटेनेंस पर ही इतना खर्चा कंट्री को करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली कंट्री जो है वो ग्रोथ से रिलेटेड चीजों पर तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाएगी। मतलब समझ रहे हो कि कंट्री अगर पॉपुलेशन के मेंटेनेंस पर ज्यादा पैसा खर्च कर देगी तो कंट्री खुद की ग्रोथ पे तो पैसा खर्च ही नहीं कर पाएगी। तो व्हेन द मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट इज हाई, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट रिमेन्स लो। हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट एंड लो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट की भाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा है, पॉपुलेशन के मेंटेनेंस पर तो पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, वही कंट्री की ग्रोथ पर पैसा कम खर्च हो रहा है। ये शो करता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, एकदम बैकवर्ड थी और एकदम स्टेगनेंट थी। स्टिल 1951, फिर भी बच्चे 1951 तक, देखो हम लोगों ने बात करी 1901 की, 1911 की, 1921 की, फिर भी 1951 तक तो राइज इन पॉपुलेशन वाज माइल्ड टू मॉडेस्ट। भाई जो पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज आ रहा था वो ओके था, ठीक ठाक था, मॉडेस्ट था, कोई इतना बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं था कि हमें पैनिक होने की जरूरत पड़ जाए, बहुत ही ज्यादा परेशान होने की जरूरत पड़ जाए। इट वाज नॉट अलार्मिंग, ये ऐसा नहीं था कि हमें बहुत ही ज्यादा फिक्र करनी पड़े। बट आफ्टर 1951 के बाद में तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि इसकी वजह से कंट्री के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे कि पोवर्टी और लोगों को
खाने को ही नहीं मिल रहा, बहुत ही ज्यादा भुखमरी आ गई, तो इस तरह की कंडीशन हो गई। तो 1951 तक तो ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, बट वो ठीक है, माइल्ड टू मॉडेस्ट थी, ठीक ठाक पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट 1951 के बाद में राइज इन पॉपुलेशन बिकेम एक्सप्लोसिव इन नेचर, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इंक्रीज होने लग गई। तो ये फर्स्ट टॉपिक था बच्चे हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसके अंदर आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखने, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट। एक बच्चा यहां से आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है, ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, व्हाई? नेक्स्ट है बच्चा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री की जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है, कितने परसेंट लोग इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। तो वही है कि कुल मिला के जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, कितने लोग प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, कितने लोग टर्शरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, इसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन की भाई किस तरह से जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग प्राइमरी सेक्टर, यानी कि कितने परसेंट लोग प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग सेकेंडरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, और कितने परसेंट लोग टर्शरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं यानी कि सर्विस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। तो किस तरह से हमारी कंट्री की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग दीज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स, इसी को बोला जाता है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। अब देखो सबसे पहले हम लोग टेबल के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने एक तरफ ऑक्यूपेशन लिए हैं और एक तरफ मैंने ईयर लिया है। बच्चा कौन से ईयर की हम लोग बात करें, ईयर 1951 की। तो 3 सेक्टर्स हमारे पास में है। सबसे पहले है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाता है आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, माइनिंग, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं बच्चे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। सेकेंड है बच्चा हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम, तो इसके अंदर आ जाती है हमारी लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम है वो सारा काम किसके अंदर आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। थर्ड है टर्शरी सेक्टर। बच्चे टर्शरी सेक्टर मतलब पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर। ये सेक्टर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज, वेयर हाउसेस की फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज, ये सारी की सारी सर्विसेज किसके अंदर आ जाती हैं, टर्शरी सेक्टर के अंदर। तो हमें बच्चे क्लियरली टेबल देखकर समझ में आ रहा है कि 72.7% पॉपुलेशन 72.7% पॉपुलेशन हमारी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट थी, प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट थी। वहीं सेकेंडरी सेक्टर पर सिर्फ कितनी परसेंट पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी, 10.1% पॉपुलेशन, यानी कि 72.7 मतलब हाफ से भी ज्यादा है। 72.7% पॉपुलेशन हमारी कौन से सेक्टर के अंदर काम कर रही थी, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। 10.1% पॉपुलेशन हमारी कौन से सेक्टर के अंदर काम कर रही थी, सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर। और 17.2% पॉपुलेशन हमारी कौन से सेक्टर के अंदर काम कर रही थी, टर्शरी सेक्टर के अंदर। वहीं अगर हम कुछ डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो बच्चे वहां पर 45% पॉपुलेशन, 40% पॉपुलेशन, 35% पॉपुलेशन कौन से सेक्टर के अंदर काम करती हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। और सिर्फ 2%, 4%, 5% पॉपुलेशन कौन से सेक्टर के अंदर काम करती हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तो यही बताता है कि भाई हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कितनी ज्यादा बैकवर्ड थी कि भाई 50% पॉपुलेशन हमारी किस पर डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पर। भाई समझ में आ रहा है 72.7% पॉपुलेशन कौन से सेक्टर के अंदर काम कर रही थी, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। और उसमें से भी 50% पॉपुलेशन तो किस पर डिपेंडेंट थी, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर, यानी कि आधी पॉपुलेशन हमारी 50% पॉपुलेशन फार्मिंग यानी कि खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट थी अपना फैमिली का पेट भरने के लिए। तो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर बता रहा है कि भाई हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड थी, ग्रोथ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही थी। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी अपना फैमिली का पेट भरने के लिए। तो बच्चे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो आपको ये टेबल जरूर बना के आनी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चे डेटा के मार्क्स होते हैं, टेबल्स के मार्क्स होते हैं, डेटा जरूर लिख कर आना है। याद कर लो भाई प्राइमरी सेक्टर पे कितनी परसेंट पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी, 72.7%। सेकेंडरी सेक्टर में कितनी परसेंट पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी, 10.1%। टर्शरी सेक्टर पे कितनी परसेंट पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी, 17.2%।
इस 72.7% पॉपुलेशन में से भी 50% पॉपुलेशन तो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंडेंट थी बच्चे, एग्रीकल्चर पर। यहाँ पर 10.1 के अंदर दो ही चीजें आएंगी कि स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर 9% पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी और 1.1% पॉपुलेशन किसके अंदर काम कर रही थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के अंदर। तो टेबल याद आराम से हो जाएगी, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। और एक बार जब ये टेबल याद हो जाए बच्चा वीडियो के एंड में, तो प्लीज मुझे जो जितना भी डाटा है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ के अंदर, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग साथ में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। अब बच्चे इसी को अगर हम लोग और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो हमारे पास में फर्स्ट टॉपिक बनता है एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो प्रिंसिपल सोर्स था ऑक्यूपेशन का। देखो साफ पता चल रहा है कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर 7% पॉपुलेशन एंगेज्ड थी, उसमें से 50% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ कौन से सेक्टर पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर पर। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो मेन सोर्स था ऑक्यूपेशन का। On the eve of independence, nearly 72.7% population was dependent on agriculture. हमें पता है इंडिपेंडेंस से पहले 72.7% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट थी अपना पेट भरने के लिए। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर was much less in advanced countries। जबकि अगर हम कुछ एडवांस्ड कंट्रीज की बात करें, जापान की, जर्मनी की, अमेरिका की, तो वहां पर बहुत कम परसेंट पॉपुलेशन ही ऐसी थी जो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थी। फॉर एग्जांपल 2% पॉपुलेशन इन इंग्लैंड एंड अमेरिका। इंग्लैंड और अमेरिका में सिर्फ 2% पॉपुलेशन ही किसके अंदर थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर थी। 12% इन जापान, जापान के अंदर सिर्फ 12% वर्किंग पॉपुलेशन ही कौन से सेक्टर में काम कर रही थी, प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। और 4% इन जर्मनी, जर्मनी में भी सिर्फ 4% लोग ही थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थे अपना पेट भरने के लिए। वहीं इंडिया के अंदर 72.7% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थी। तो ये सारी चीजें शो करती है कि हमारी कंट्री कितनी ज्यादा बैकवर्ड थी और पुअर थी। सेकेंड है इंडस्ट्री एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस नियरली 9% पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हम लोगों ने देखा इंडिपेंडेंस के टाइम पर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कि भाई हमारी कंट्री की सिर्फ 9% पॉपुलेशन ही ऐसी थी जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रही थी। जबकि अगर दूसरी कंट्रीज की बात करें, फॉर एग्जाम्पल यूएसए के अंदर 32% पॉपुलेशन किस पर डिपेंडेंट थी, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रही थी। 39% इन जापान, जापान के अंदर 39% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर, 39% पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रही थी। 42% इन जापान, जापान में 42% पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर काम कर रही थी। जबकि इंडिया के अंदर सिर्फ 9% पॉपुलेशन ही इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रही थी। तो अगेन ये शो करता है कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर। थर्ड है भाई अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ग्रोथ इज सेड टू बी बैलेंस्ड। ग्रोथ कब बैलेंस्ड होती है, when all the sectors of the economy are equally developed। ग्रोथ तब बैलेंस्ड होती है जब इकोनॉमी के तीनों सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, तीनों ही बराबर डेवलप्ड हो। बट इंडिया के अंदर हम लोगों ने देखा बेसिकली 72.7% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी। सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की तो भाई अभी ग्रोथ चालू ही हुई थी, ये तो ग्रोथ की इनिशियल स्टेज पर ही थे। इंडिया के अंदर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर हम लोगों ने देखा, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कितनी परसेंट पॉपुलेशन एंगेज्ड थी हमारी, 10.1%। टर्शरी सेक्टर के अंदर कितनी परसेंट पॉपुलेशन एंगेज थी हमारी, 17.2%। वर एट इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ। ये दोनों सेक्टर्स तो क्या थे, ग्रोथ की इनिशियल स्टेज यानी कि शुरुआती स्टेज पर ही थे। इंडिया के अंदर सिर्फ कौन से सेक्टर की ग्रोथ हो रही थी, एग्रीकल्चरल सेक्टर की। तो हमारे यहाँ की ग्रोथ कैसी थी, अनबैलेंस्ड थी। हमारे तीनों सेक्टर्स बराबरी से ग्रोथ नहीं कर रहे थे। तो बच्चा ये था हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब लास्ट टॉपिक है बच्चे इस चैप्टर का, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कुछ ऐसी बेसिक फैसिलिटीज, कुछ ऐसी बेसिक सर्विसेज, फॉर एग्जांपल बैंकिंग की फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, कुछ ऐसी बेसिक सुविधाएं, कुछ ऐसी बेसिक सर्विसेज जो किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं होंगी तो कंट्री कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज। इसके अंदर इकोनॉमिक चेंज के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, communication facilities, banking and insurance facilities, power supply and all,
एंड सोशल चेंज यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ केयर सेंटर्स फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स वगैरह, डिस्पेंसरीज वगैरह, विच सर्व एज अ फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, जिनके बिना किसी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी क्या है, कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, हेल्थ केयर सेंटर्स, जो किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था हमारा इंडिपेंडेंस से पहले, यानी कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पर रूल कर रही थी? रेलवेज वर डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। बच्चे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम करा, वो हमारे लिए, हमारी भलाई के सोच के लिए नहीं करा, उन्होंने खुद का सोच के करा, बट इनडायरेक्टली हमारा भला हो गया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर रेलवेज एस्टैब्लिश करी ताकि ब्रिटेन के अंदर जो फिनिश्ड गुड्स बन रहा है, ताकि ब्रिटेन के अंदर जो फिनिश्ड गुड्स बन रहा है उसे वो इंडिया के कोने कोने तक, हर कॉर्नर तक पहुंचा सके रेलवेज की हेल्प से। तो बच्चे रेलवेज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, कुछ फैसिलिटीज हमारे लिए उन लोगों ने डेवलप कर दी जो आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बल्क ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो रेलवेज के थ्रू इधर उधर जाती है, तो रेलवेज एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है हमारे लिए। तो रेलवेज वर डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट, क्यों डेवलप करा उन्होंने? ताकि जो ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स लेकर आने हैं उसे वो इंडिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पोर्ट्स भी डेवलप करे भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ताकि वो आसानी से इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर सकें और ब्रिटेन से जो फिनिश्ड गुड बन के आ रहा है उसे हमारी कंट्री के अंदर इंपोर्ट कर सकें। पोस्ट और टेलीग्राफ की फैसिलिटीज भी डेवलप करी ताकि कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्गर रहे, वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें। रोड्स भी डेवलप की गई ताकि जो रॉ मटेरियल है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो, ताकि पोर्ट्स तक रॉ मटेरियल पहुंचे, ताकि ब्रिटेन के अंदर फिनिश्ड गुड्स बने और फिनिश्ड गुड्स इंडिया के कोने कोने तक पहुंच पाए। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे लिए डेवलप करी, मतलब हमारे लिए नहीं करी थी, उन्होंने खुद के फायदे के लिए करी थी, बट इनडायरेक्टली उन्होंने हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर दिया। प्लस लास्ट में बच्चा एक क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से आप लोगों के लिए, वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? क्या ब्रिटिश रूल का इंडिया की इकोनॉमी पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा? देखो, एक तो ब्रिटिशर्स ने जितनी भी चीजें करी थी वो हमारा फायदा सोच के नहीं करी थी, वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करी थी, बट इनडायरेक्टली कुछ चीजों से हमारा भला हो गया था। फॉर एग्जाम्पल, उन लोगों ने रेलवे एस्टैब्लिश करी, पोर्ट्स बना दिए, पोस्ट और टेलीग्राफ की सर्विसेज डेवलप करी, रोड्स बना दिए जो आज भी हमारी कंट्री का भला कर रहे हैं, हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहला है कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। देखो, पहले जो फार्मर्स थे वो खेती बाड़ी करते थे, फार्मिंग करते थे, और फार्मिंग करके जितना भी प्रोड्यूस करते थे उससे अपनी फैमिली का पेट भरते थे। मतलब पहले फार्मर्स फार्मिंग सिर्फ इसलिए करते थे ताकि जो भी वो प्रोड्यूस करे उससे अपनी फैमिली का पेट भर सके। वो ये नहीं सोचते थे कि भाई ये जो उन्होंने प्रोड्यूस करा है, जो राइस व्हीट उन्होंने प्रोड्यूस करा है, इसे वो मार्केट में भी बेच सकते हैं, ऐसी उनकी थिंकिंग नहीं थी। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे फार्मर्स का आउटलुक बदला। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे फार्मर्स को फोर्स किया कि आप कॉटन ग्रो करो, आप जूट ग्रो करो, आप नील ग्रो करो। नील को इंग्लिश में इंडिगो बोलते हैं, क्योंकि इन सब चीजों की देखो ब्रिटेन के अंदर डिमांड थी। ब्रिटेन के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वहां पर ये कॉटन, जूट, इंडिगो यानी कि नील, ये सारी चीजें काम में आती थी। तो उन्होंने फार्मर्स का नजरिया बदला कि भाई फार्मिंग करके सिर्फ फैमिली का पेट ही नहीं भरा जा सकता, जो उन्होंने प्रोड्यूस करा है उसे वो मार्केट में बेच भी सकते हैं कैश अर्न करने के लिए। पहले वो मार्केट में बेचते ही नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था भाई इस चीज को मार्केट में बेच के पैसा कमाया जा सकता है। बट अब उन्हें समझ में आया कि भाई इन चीजों को बेच के, राइस, व्हीट या फिर जूट, कॉटन, जो भी चीजें, इन्हें बेचकर भी मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है। तो उन्होंने फार्मिंग को कॉमर्शियल एक्टिविटी की तरह देखना शुरू करा। सिर्फ ये नहीं कि पेट भरने के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, उन्होंने देखा हाँ भाई फार्मिंग से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, उन्होंने फार्मर्स का नजरिया बदला। अब फार्मर्स फार्मिंग को सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए नहीं करते थे, अब फार्मर्स फार्मिंग करते थे ताकि वो अपने प्रोड्यूस को बेच के कैश भी अर्न कर सकें। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भाई ब्रिटिशर्स ने रेलवेज एस्टैब्लिश करी, इतने सारे पोर्ट्स बनवाए, रोड्स डेवलप करी, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। आज आपको पता है सबसे ज्यादा रेलवेज लोगों को रोजगार देता है, रेलवेज की वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इतने लोग रेलवेज के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो भाई रेलवेज और पोर्ट्स के यहाँ पर बहुत सारे लोग नौकरी करेंगे, तो नई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई और आज भी हमारी कंट्री को, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन को रेलवेज जो है वो जॉब देता है। नेक्स्ट है बच्चे कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। देखो, फेमाइंस आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी नेचुरल हजार्ड आ गया, अर्थक्वेक आ गए, सुनामी आ गई, फ्लड्स आ गए, और उस कंट्री के अंदर या फिर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर
अंदर खाने की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, लोगों के पास में खाने को ही नहीं है। तो बच्चे ब्रिटिशर्स ने रोड्स और रेलवेज डेवलप कर दी थी, तो इन रोड्स और रेलवेज के थ्रू उन लोगों तक इजीली खाना पहुंचाया जाना पॉसिबल हो पाया। तो फेमाइन्स को कंट्रोल किया भाई, ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। उन लोगों ने हमारे बेनिफिट के लिए रेलवेज और रोड्स एस्टैब्लिश नहीं करी थी, बट स्टिल इन रोड्स और रेलवेज का हमें फायदा मिला कि कहीं पर भी अगर भुखमरी है भाई, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, फ्लड्स आ गए, सुनामी आ गई, या फिर बहुत सालों से बारिश ही नहीं हुई तो सूखा पड़ गया, खाने को ही नहीं है, फसल ही नहीं हुई, तो वहां पर लोगों तक इजीली खाना पहुंचा पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ रेलवेज एंड रोड्स। फोर्थ है मॉनेटरी एक्सचेंज ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंजेस। बच्चे पहले बार्टर सिस्टम चलता था कि भाई मेरे पास में राइस है, आपके पास में वीट है, आप मुझे अपना वीट सेल कर दो, मैं आपको मेरा राइस सेल कर दूंगी। तो पहले ऐसा बार्टर सिस्टम चलता था भाई कि चीजों के बदले चीजें एक्सचेंज होती थी, मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही मनी इंट्रोड्यूस करी तो मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंजेस आया। लास्ट है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। भाई ऑफिशियल वर्क किस तरह से करना है, आज हम लोगों ने देखा है इतने सारे ऑफिसेज हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही सिखाया है कि भाई किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हो, किस तरह से ऑफिशियल वर्क किया जाता है, किस तरह से हर काम के अंदर ऑर्डर मेंटेन करके चल सकते हैं, किसी तरह से हिसाब किताब करते हैं, बुक्स मेंटेन करते हैं अकाउंट्स की। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम, ये भी किसने इंट्रोड्यूस करा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो ये कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट है ब्रिटिश रूल के इंडिया पर। इसी के साथ में बच्चे चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।